जब आदिवासी को उनकी जगहों से, जो उनकी जमीन थी वहां से हटाया गया, तो उनकी जो एक सोर्स ऑफ इनकम थी वो भी खत्म हो गई। उनके जो ट्रेडिशन थे, कस्टम्स थे, जिस तरह से वो जिंदगी को जीते थे, रहते थे, सब खत्म हो गया। उनको मजबूरी में खेती बाड़ी करनी पड़ी, कुछों को अपने घर छोड़ने पड़े। वो जो है, जो क्रिमेशन ग्राउंड होते हैं, टेम्पल होते हैं, वेल हैं, पॉन्ड हैं, उनमें आके एक तरह से उनके पास रहने लगे। पर सरवाइव कैसे करेंगे, ऐसा गोविंदा मारन ने कहा, जिन्होंने एक तरह से कहना चाहिए उनको भी डिस्प्लेस किया गया था रिफाइनरी प्रोजेक्ट की वजह से उड़ीसा में। अभी तक हमने जैसे जाना कि एक इंटरकनेक्टेडनेस जो होती है इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस में ट्राइबल लाइफ के, वो एग्जिस्ट करती है। एक तरफ तो तबाही हो रही है, उसका असर जो है दूसरे पे जरूर पड़ता है। ये जो प्रोसेस था, ये आपसे आपकी चीजें छिन गई, आपको हटा दिया, ये काफी ज्यादा दर्दनाक और हिंसात्मक होता है। फिर है आपका माइनॉरिटीज और मार्जिनलाइजेशन। यूनिट 1 में हमने पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है एक तरह से सेफगार्ड, जो भी रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं, एक फंडामेंटल राइट्स के हिस्से के टाइप से, या एक पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेफगार्ड करेगा रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लेकिन तब भी ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, क्या इनको लगता है कि इनको ये सेफगार्ड जरूरी है? माइनॉरिटी जो है कॉमनली किस चीज के लिए इस्तेमाल करी जाती है? उन समुदायों के लिए जो काफी हद तक कम मात्रा में है बाकी और पॉपुलेशन के मुकाबले। पर यहाँ पर जो है नंबर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या आ गया मुद्दा? पावर का, रिसोर्सेज तक पहुंच का, या जो सोशल कल्चरल डायमेंशंस हैं उनका। हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने एक पहचान करी है कि जो कल्चर है मेजॉरिटी का, वो काफी हद तक प्रभावित करता है जिस तरह से सोसाइटी है या गवर्नमेंट जो है अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। ऐसे केसेस में साइज जो है एक डिसएडवांटेज हो सकता है, और खास तौर से जो स्मॉलर कम्युनिटीज हैं वो जो है और ज्यादा हाशिए पे आ जाएंगी, मार्जिनलाइज हो जाएंगी बड़ी बड़ी कम्युनिटीज के वजह से। तो ऐसे में माइनॉरिटी कम्युनिटीज को सेफगार्ड करना जरूरी है कि उनको जो है मेजॉरिटी उनके ऊपर डोमिनेट ना करने लग जाए। साथ ही साथ उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से, डिसएडवांटेज से जो वो शायद फेस करें। कुछ हालातों में कम्युनिटीज जो कि काफी कम मात्रा में होती हैं संख्या में बाकी और सोसाइटी के मुकाबले में, वो अपने आप में जो है अपनी लाइफ को लेकर काफी इनसिक्योर हो जाती हैं, अपनी चीजों को लेकर, अपनी वेलबींग को लेकर। ये जो सेंस है इनसिक्योरिटी का, ये बढ़ सकता है अगर रिलेशन जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटीज के बीच के हैं वो एक तरह से खराब हो जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए जो है ये सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है ताकि जो भी इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको जो है प्रोटेक्ट कर सके, साथ ही साथ इक्वालिटी और जस्टिस को बराबर प्रमोट कर सके। हमने चैप्टर 5 में देखा था कि जुडिशरी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है लॉ को जैसे कानून बनाने में और फंडामेंटल राइट्स को लागू करने में। हर नागरिक इंडिया का कोर्ट जा सकता है अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट किए जा रहे हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं मार्जिनलाइजेशन मुस्लिम कम्युनिटी के संदर्भ। मुस्लिम्स और मार्जिनलाइजेशन 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें मुस्लिम्स जो हैं 14.2% थे इंडिया की पॉपुलेशन, और मार्जिनलाइज कम्युनिटी माने जाते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर हम बाकी और कम्युनिटीज से कंपेयर करें तो कई सालों से वो जो है उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के होते हैं। आपकी बुक में डेटा दिया हुआ है 3 टेबल्स में, जो कि अलग अलग सोर्सेज से ली गई हैं, और ये बताती है कि मुस्लिम कम्युनिटी की सिचुएशन बेसिक जरूरतें, लिटरेसी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से कैसी हैं। अब जैसे रिलीजियस कम्युनिटी में हिंदू की बात करें तो जो पक्के मकान हैं वो 65.4 हैं, इलेक्ट्रिसिटी 75.2 है, टैप वाटर उनको 43.7 मिलता है। मुस्लिम्स को पक्के मकान उनके 63.8 हैं, इलेक्ट्रिसिटी 67.5 है, टैप वाटर 35.8 है। क्रिश्चियंस 69.3 पक्के मकान है, इलेक्ट्रिसिटी 86.2 है, टैप वाटर 48 है। और सिख 91.3 पक्के मकान है, 96% इलेक्ट्रिसिटी है, 49.3% टैप वाटर है। अब आप ये देखिए कि इनमें से कौन से समुदाय हैं जिनके पास सबसे ज्यादा और सबसे कम पहुंच है बेसिक एमिनिटीज को लेकर। अगर लिटरेसी रेट की जो है रिलीजन के हिसाब से तुलना करें, जो कि 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग है, जितने भी हैं सपोज करो 74 है, हिंदूज 63, मुस्लिम 57, क्रिश्चियन 74, सिख 67, बुद्ध 71 और जैन्स 86। इसमें
लिटरेसी रेट आप देख सकते हैं किसका कितना ज्यादा और किसका कितना कम। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मुस्लिम्स का अगर देखा जाए पॉपुलेशन 35.5% है, IAS 3, IPS 4, IFS 1.8, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट 3.3, स्टेट PSU 10.8 और बैंक्स और RBI जो है वो 2.2। अब कहने को कि मुस्लिम्स जो है इंडिया में वो पिछड़ गए हैं, जो बहुत सारे जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं उनके टर्म्स में, तो गवर्नमेंट ने जो है एक हाई लेवल कमेटी बनाई 2005 में। इसके जो हेड थे वो थे जस्टिस राजेंद्र सचार, और कमेटी ने फिर एग्जामिन किया सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस मुस्लिम कम्युनिटी का इंडिया के अंदर। जो रिपोर्ट्स डिस्कस करी गई डिटेल में कि मार्जिनलाइजेशन जो है इस कम्युनिटी का कैसा है। तो अगर रेंज में देखा जाए सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंडिकेटर्स के, तो जो सिचुएशन है मुस्लिम कम्युनिटी की वो काफी हद तक कंपैरेबल है और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है जैसे SC ST हैं उनके क्या कहते हैं हिसाब से। अब जैसे रिपोर्ट के अनुसार जो एवरेज ईयर स्कूलिंग की है मुस्लिम बच्चों की वो 7 से 16 है, जो कि काफी हद तक कम है और जो सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनके मुकाबले। इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनाइजेशन एक्सपीरियंस जो किया गया मुस्लिम्स के द्वारा उसके कुछ और भी पहलू हैं। जैसे और माइनॉरिटीज हैं उसी तरह से मुस्लिम कस्टम्स और प्रैक्टिस जो है वो काफी हद तक अलग हैं, जो कि दिखते हैं मेन स्ट्रीम में। अब जैसे मुस्लिम्स हैं वो बुर्का पहनते हैं, उन लोग की लंबी दाढ़ी होती है, ये मूछें रखते हैं, फैज पहनते हैं और बड़ी आसानी से पहचान में आ जाते हैं कि ये मुस्लिम्स हैं। इसी के कारण वो जो है अलग, उनकी एक पहचान है और कुछ लोग सोचते हैं कि वो हम जैसे नहीं हैं। काफी हद तक ये एक एक्सक्यूज बन जाता है कि उनको अनफेयरली ट्रीट किया जाए या उनके साथ भेदभाव किया जाए। आपको याद होगा क्लास 6 की बुक में कैसे अंसारीज को जो है बहुत मुश्किल हो रहा था घर रेंट पे लेना। तो सोशल मार्जिनलाइजेशन जो मुस्लिम्स का है वो काफी हद तक उनको जो है माइग्रेट करता है जिस जगह वो रहते हैं वहां से, और एक तरह से घिटोइजेशन हो जाता है कम्युनिटी का। मतलब आप जो समुदाय के अंदर हैं उससे फिर भी आप बाहर हैं। कई बार इसी प्रेजुडाइज के कारण जो है लोग नफरत करते हैं, हिंसा होती है। मैं जो हूँ एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में रहता हूँ। कुछ दिन पहले रमजान जब चल रहा था या रमजान जब चल रहे थे तब डिस्टर्बेंस सा कुछ देखने को मिला जिसने जो है एक कम्युनल रूप ले लिया। मेरे ब्रदर और मैं जो हूँ एक इफ्तार पार्टी से जो पड़ोस में हुई थी वहां गए हुए थे और अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स को पहने हुए थे, यानी शेरवानी और सलवार कमीज जो होता है। जब हम लौट के आए तो मेरे ब्रदर ने और मुझसे पूछा गया कि भाई तुम अपने कपड़े बदल लो जीन्स और टी-शर्ट में। जब सब चीजें ठीक हो गई तब मैंने सोचा कि रीजन क्या था कि हमको अपने कपड़े बदलने को बोला गया। क्यों वो कपड़े क्या खराब लग रहे थे? क्या हमारे क्लोथ्स जो हैं वो हमारी पहचान ले रहे थे, या हमारी पहचान जो है उनसे करी जा रही थी जो सारे के सारे डर या भेदभाव का शिकार होते हैं उनसे करी जा रही थी? तो जो ऊपर का सेक्शन था हमारे चैप्टर का उसमें हमने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी जो है एक उसके अंदर एक लिंक है इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनाइजेशन। शुरुआत में चैप्टर के आपने पढ़ा था आदिवासी के क्या हालात हैं उनके बारे में। जो आपकी क्लास 7 की बुक थी उसमें आपने पढ़ा कि जो विमेन है इंडिया में उनको बराबरी का स्टेटस नहीं मिलता है। तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं इनका जो एक्सपीरियंस होता है उसके अनुसार ये चीज पॉइंट आउट होती है कि मार्जिनलाइजेशन जो है एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज की जरूरत है, मेजर सेफगार्ड की जरूरत है ताकि इस सिचुएशन को बदला जा सके। हम सब चाहते हैं जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें जैसी कि संविधान में दी गई हैं, या जो लॉज हैं, पॉलिसीज हैं इसीलिए बनाई गई हैं ताकि इन राइट्स को जो है आइडेंटिफाई किया जा सके और इनको लागू किया जा सके। इनके बिना हम लोग कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते उस डाइवर्सिटी को जो हमारी कंट्री को यूनिक बनाता है। ना हम इस चीज को रियलाइज कर पाते कि जो स्टेट का कमिटमेंट है कि वो हर एक के लिए जो है समानता यानी इक्वालिटी को प्रमोट करे। तो फाइनली अब अपने चैप्टर को कंक्लूड करते हैं कि हमने इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश करी कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी क्या होती। हमने ये देखा कि जो एक्सपीरियंस हुए अलग अलग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये कम्युनिटीज मार्जिनलाइज्ड हुई। हर एक ने मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस किया पर अलग तरीके से। अब इसी चीज को हम लिंक करके देख सकते हैं कि उनको इसी चीज की वजह से फेस करना पड़ा, डिसएडवांटेज, प्रेजुडाइज, पावरलेसनेस। इंडिया में बहुत सारी ऐसी ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं जैसे दलित्स हैं जिनके बारे में आप शायद अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। मार्जिनलाइजेशन के कारण ही
लो सोशल स्टेटस होता है, इक्वल जो एक्सेस नहीं हो पाती एजुकेशन के प्रति या और बाकी रिसोर्सेज के प्रति। तो जो लोग मार्जिनलाइज्ड होते हैं वो बदल सकते हैं, उनके हालात बदल सकते हैं। कोई भी मार्जिनलाइज नहीं रहेगा हर वक्त या उसी तरीके से। अगर हम पीछे की तरफ जाएं, जो 2 एग्जाम्पल है मार्जिनलाइजेशन के हमने अभी तक डिस्कस किए कि हर एक ग्रुप की एक अपनी लंबा इतिहास रहा है स्ट्रगल का और रेजिस्टेंस का। वो अपनी कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस जो होती है उसको मेंटेन करके रखना चाहती हैं, जबकि वो चाहती हैं कि उनकी राइट्स तक उनकी पहुंच हो, डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज तक भी उनकी पहुंच रहे, लेकिन फिर भी वो अपने कल्चरल जो डिस्टिंक्टिवनेस है, सेपरेटनेस है, उसको बरकरार रखें। अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा उसमें हम यही देखेंगे कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो मार्जिनलाइजेशन को कन्फ्रंट करते हैं, यानी कि उस चीज का कैसे सामना करते। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।